Hello students. In this session, we will continue our study with the chapter named adverb. When it comes to adverb, since from our school days, the thing that is in our mind is that adverb that can modify a verb. तो हमने अब तक जो सीखा, जो हमें सिखाया गया वो यही होता है, जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे उसे एडवर्ब कहते हैं, क्योंकि वर्ब का मीनिंग एक्शन और एडवर्ब का मीनिंग हमें ये समझाया जाता था कि एड प्लस वर्ब मीन्स एडवर्ब। तो आपको याद रखना है, जैसे आप बड़े हो गए हैं वैसे लैंग्वेज बड़ी हो गई है। अब लैंग्वेज सिर्फ एडवर्ब में वर्ब को मॉडिफाई नहीं करती। जरा डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। Adverb is a word which qualifies each and every section of part of speech. आपकी part of speech में noun, pronoun, adverb, adjective, preposition सब होते हैं, तो adverb इन सब को जो है qualify कर सकता है, इन सब को modify कर सकता है. Let's see how. When it comes to noun, Ram is a noun. चलो लिखा है राम कैन प्ले फुटबॉल, राम फुटबॉल प्ले कर सकता है। इसमें अगर हम एडवर्ब लगा दें ओनली, तो देखो स्टेटमेंट मॉडिफाई हो गई। पहले हम कह रहे थे राम फुटबॉल खेल सकता है, अब हमने कह दिया राम सिर्फ फुटबॉल खेल सकता है, मतलब राम से कोई और गेम नहीं खेली जाती। जब हम बात करते हैं प्रोनाउन की, ही प्रोनाउन है, ही कैन फुटबॉल प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल प्ले खेल सकता है, फुटबॉल खेल सकता है। यहाँ पे लिख दिया ओनली ही कैन प्ले फुटबॉल, मतलब केवल वही फुटबॉल खेल सकता है, उसके अलावा कोई नहीं। नाउन और प्रोनाउन की स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना, डिफरेंस याद रखना। राम कैन प्ले ओनली फुटबॉल, इसका मतलब था राम कोई और गेम नहीं खेल सकता, सिर्फ फुटबॉल खेली जाती है उससे, वो सिर्फ फुटबॉल ही खेल सकता है। और दूसरी स्टेटमेंट का मतलब है जितने भी टाउन में, सिटी में या गली में लोग हैं, उनमें से केवल यही है जो फुटबॉल खेल सकता है। देखिए ओनली आपका एडवर्ब है, सिर्फ ओनली की जगह बदली है हमने, और हमारी दोनों स्टेटमेंट में बिल्कुल ईस्ट और वेस्ट का जो है डिफरेंस आ गया। एडजेक्टिव, रानी पद्मावती वॉज ब्यूटीफुल। अब रानी पद्मावती का एडजेक्टिव क्या है? ब्यूटीफुल। यहां पे मैंने लिख दिया एक्सट्रीमली। तो रानी पद्मावती के पहले सिर्फ ब्यूटीफुल थी, लेकिन एक्सट्रीमली का मतलब लगते ही बात बिल्कुल बदल गई कि रानी पद्मावती बेहद खूबसूरत थी। शी वॉज as much beautiful as a woman can be expected. ओके, वर्ब मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है, इसके पीछे लगा दो फास्ट। देखो मोहन अभी भी दौड़ता है, लेकिन अब मीनिंग बदल गया, मोहन तेज दौड़ता है। एडवर्ब मोहन रन्स फास्ट, अब रन्स फास्ट मोहन का एडजेक्टिव है, यहाँ पे लगा दो वेरी। मोहन रन्स वेरी फास्ट, अब फिर से मीनिंग नया हो गया, मोहन बहुत तेज दौड़ता है। प्रेपोजिशन, द बॉल बाउंस्ड ओवर हिज हेड, बॉल ने कहाँ बाउंस किया? उसके सर के ऊपर। ओवर इज योर प्रेपोजिशन, यहाँ पे हमने लिख दिया एग्जैक्टली। ये एडवर्ब लग गया कि बॉल जो है बिल्कुल उसके सर के ऊपर आके बाउंस हुई। माई फादर हेल्प्ड मी बिकॉज ही इज माई फादर, मेरे पिताजी ने मेरी मदद की क्योंकि वो मेरे पिता हैं। यहाँ पे लगा दो सिंपली। माई फादर हेल्प्ड मी सिंपली बिकॉज ही इज माई फादर, उन्होंने सिर्फ इसलिए मेरी मदद की क्योंकि वो मेरे फादर हैं, इस पे कोई लॉजिक की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या होता है? विस्मय सूचक। जब हम हैरानी दिखाते हैं तो टेररिस्ट एस्केप्ड, यहाँ पे हैरानी दिखाई जा सकती है विद द वर्ड अनफॉर्चुनेटली। तो आपने देखा कि हमने जितने भी वर्ड्स अपनी स्टेटमेंट में भरे हैं, उन स्टेटमेंट की वजह से, उन वर्ड्स की वजह से आपके स्टेटमेंट में मीनिंग में चेंज आया। उन्होंने आपके मीनिंग्स को मॉडिफाई कर दिया, और वो मॉडिफिकेशन उन वर्ड्स की वजह से हुआ जिनको आपने पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले लगाया। जैसे रानी पद्मावती जो ब्यूटीफुल थी, खूबसूरती के आगे एक्सट्रीमली लगा दिया तो खूबसूरती और ज्यादा मॉडिफाई हो गई और ज्यादा निखर के सामने आ गई। तो हम याद रखेंगे एडवर्ब सिर्फ वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता, एडवर्ब हर पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर सकता है, और ये हमने मॉडिफिकेशन करके देखा भी, और हमने ये भी समझा कि एडवर्ब की जगह बदलने से मीनिंग में बहुत चेंज आ जाता है। ओनली को फुटबॉल के पहले रखा तो वो पहले गेम को मॉडिफाई कर रही थी, और ही के पहले रख दिया, अब वो पर्सन को मॉडिफाई कर रही है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ
एडवर्ब्स की कहाँ कहाँ किस किस ना पार्ट्स ऑफ वर्ड स्पीच के पहले लगता है और उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रॉयल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब। आपको याद रखना है कि जो एडवर्ब होते हैं वो सिर्फ इन्हीं 6 थीसिस के बेसिस पे लगाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास वर्ब होता है, फिर मैनर होता है कि वो वर्ब हुआ कैसे, फिर प्लेस होती है, फिर फ्रीक्वेंसी होती है, फिर टाइम होता है, फिर पर्पस होता है। जैसे वर्ब है डैड वॉक्स, तो वर्ब इज वॉक्स। मैनर स्लोली, धीरे धीरे। प्लेस इन द स्ट्रीट, कहां पे वॉक करते हैं, गली में। फ्रीक्वेंसी एवरी इवनिंग। टाइम आफ्टर डिनर। पर्पस क्यों करते हैं वॉक, टू बी इन शेप, ताकि वो फिट रहे। तो दिस इज कॉल्ड रॉयल ऑर्डर ऑफ एडवर्ब, जो आपको बताता है कैसे काम किया गया, कहां पर किया गया, कब किया गया, क्यों किया गया, दोबारा कभी होगा कि नहीं होगा। इन सब चीजों को मिक्स करते हैं तो हमारा एडवर्ब का रॉयल ऑर्डर बनता है। ये रॉयल ऑर्डर जो है ऊपर नीचे नहीं हो सकता, इसको शफल नहीं किया जा सकता। वर्ब आपके पास रहेगी ही रहेगी। उसके बाद याद रख लीजिए मैनर होना चाहिए, प्लेस होनी चाहिए, फिर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, देन टाइम एंड पर्पस। दिस इज द फंडामेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ एडवर्ब। नाउ लेट्स मूव टू द पोजीशन ऑफ एडवर्ब कि हमें एडवर्ब को कहां पे एडजस्ट करना है अपनी स्टेटमेंट में कि वो हमारी स्टेटमेंट को पर्पसफुली हम तक पहुंचा सके, एक्सप्लेन कर सके। और उसके बाद से विल टॉक अबाउट द फॉर्मूलाज ऑफ एडवर्ब। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एडवर्ब की टाइप्स की। आप इजीली याद रख सकते हैं कि एडवर्ब 3 टाइप के होते हैं, सिंपल एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जिनको आप मैनर ऑफ टाइम, मैनर ऑफ प्लेस, मैनर ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं ना, वो असल में सिंपल एडवर्ब होते हैं। देखिए सिंपल एडवर्ब करते क्या क्या है। सिंपल एडवर्ब टाइम को, प्लेस को, मैनर को, रीजन को, इन सब को डिनोट करते हैं। अब इन सब को हम वन बाय वन समझ के देखते हैं कि टाइम, प्लेस, मैनर, इनके एडवर्ब निकलते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो एडवर्ब हमारे सामने है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। और ये कुछ मैंने पार्ट्स लिखे हुए हैं कि टाइम में क्या आता है, एगो आता है, अर्ली आता है, लेट आता है, सून आता है, लेटर आता है, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। और जैसा कि डेफिनेशन आपके सामने मेंशन है, इट शोज व्हेन द एक्शन टुक प्लेस। तो चलिए एक एग्जांपल लिख के देखते हैं। मैंने लिखा आई मेट हिम 20 years ago, या फिर आई केम लेट। तो देखिए जैसे कि हमारी डेफिनेशन कह रही है कि इट शोज व्हेन द एक्शन टुक प्लेस, तो मेरा एक्शन कब हुआ था उसको मिलने का, 20 साल पहले। और मैं आई कब थी, मैं लेट आई थी। दिस इज कॉल्ड मैनर ऑफ टाइम या एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद से एडवर्ब ऑफ प्लेस आता है, मतलब जो भी आपने एक्शन किया उसकी जगह कहाँ थी। अब प्लेस कैन बी हियर, देयर, इन, आउट, कहीं भी हो सकता है। तो जैसा कि आपकी डेफिनेशन आपको कह रही है, इट शोज वेयर द एक्शन टुक प्लेस। लेट्स सी एन एग्जांपल। एग्जांपल इज माय मॉम इज इन द किचन, एक एग्जांपल ये है। और एक एग्जांपल लिखते हैं हमने, प्लेस माई बुक हियर। चलो अब वो क्या कह रहा है, एक्शन कहां पे है, मेरी मम्मी की लोकेशन क्या है, माई मॉम इज इन द किचन। और मेरी बुक कहां रखनी है, मेरी बुक यहां पे रख दो। तो एक्शन कहां पे हुआ है ये दिखाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एक्शन कब हुआ था ये दिखाता है एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद से आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कि आपका एक्शन होता कितनी बार है, कितनी बार आप उसको करते हो, फ्रीक्वेंसी कितनी पकड़ती है। जैसे मैं यहां पे लिखूं ट्वाइस इन ए मंथ आई विजिट माई फ्रेंड। तो मेरे दोस्त को मिलने की मेरी फ्रीक्वेंसी कैसी है,
एक मंथ में 2 बार, मतलब मैं एक मंथ में 2 बार उससे मिलती हूँ, मतलब एवरी फोर्टनाइट में उसको मिलने जाती हूँ। तो एक्शन कब हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम, कहाँ हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कितनी बार हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फिर आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री कि आपका काम किस एक्सटेंट तक हो चुका है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई एम लिटल बेटर, तो अब मैं कैसी हूं, मेरी डिग्री कैसी है, थोड़ा आराम है मुझे पहले से। जैसे एक एग्जांपल और लिख लें, माई वर्क हैज ऑलमोस्ट डन, तो मेरा काम कहां पहुंचा है, डिग्री कैसी है, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मैं लगभग उसको खत्म करने के पास हूं, मैं लगभग उसकी फिनिशिंग पॉइंट पे हूं, मैं लगभग उसके एज पे हूं। रीजन, जो काम किया मैंने, कब किया, कैसे किया, क्यों किया, कितनी हद तक हो चुका है, इन सब के पीछे रीजन क्या था। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, आई केम लेट, लिखा था ना टाइम को, इसी को रीजन में बदलते हैं कि मैं लेट क्यों आई थी। आई केम लेट because it was raining। चलिए, मेरा एक्शन कब हुआ था, देरी से हुआ था, और देरी से होने का कारण किसने बताया, बिकॉज ने बताया कि बरसात हो रही थी, मैं इसीलिए लेट थी। और उसके बाद आते हैं एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ निगेशन। एफर्मेशन आपको पता है पॉजिटिव होता है, निगेशन आपको पता है नेगेटिव होता है। तो इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं, आई विल श्योरली हेल्प यू। तो श्योरली ने क्या दिया, सामने वाले को पॉजिटिव साइन दिए कि मैं इस पे डिपेंड हो सकती हूँ। इट शुड बी, इंस्टेड ऑफ इट शुड बी आई विल श्योरली हेल्प यू, मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगी। इट विल श्योरली हेल्प यू, ये भी ठीक ही हो जाता। जैसे सपोज डॉक्टर ने हमको कोई मेडिसिन दी तो हम बोलते हैं कि डॉक्टर आराम आ जाएगा, हम बोलते डेफिनेटली ये दवाई तुम पे असर करेगी, दवाई इज वेरी मच नॉन लिविंग थिंग, तो उसके लिए इट ही आएगा। तो इट जो गलत है ऐसा नहीं कहा मैंने, बट व्हेन आई वाज स्पीकिंग द एग्जांपल आई सेड आई, इस वजह से मैंने आई लिख दिया, आई विल श्योरली हेल्प यू। एल्स इट भी ठीक है, अगर आप इट विल श्योरली हेल्प यू लिखोगे तो आप किसी नॉन लिविंग चीज की बात कर रहे हो कि वो पक्का आपकी मदद करेगी, और आई लिख लोगे तो आपने अपनी तरफ से पॉजिटिव साइन दिया है कि मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। और अफर्मेशन के उल्टा होता है नेगेटिव, यहां पे हम नेगेटिव चलाते हैं, जैसे आई never helped him, मैंने कभी उसकी मदद नहीं की, दिस इज नेवर। ओके, तो अब आप याद रखेंगे, अभी हमने रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात नहीं की, अभी हमने रिलेटिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब की बात नहीं की, अभी हमने सिर्फ सिंपल एडवर्ब की बात की, और सिंपल एडवर्ब के टाइप समझे हैं कि सबसे पहले एक्शन का टाइम होता है, फिर एक्शन की प्लेस होती है, फिर एक्शन की फ्रीक्वेंसी होती है, फिर एक्शन की डिग्री होती है, उसके बाद उस एक्शन का रीजन होता है, फिर एक्शन का रिजल्ट होता है कि एडजेक्टिव जो आपका एडवर्ब गया है वो पॉजिटिवली रीजन में गया है कि नेगेटिव रीजन में गया है। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल एडवर्ब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। सिंपल एडवर्ब के बाद बारी आती है रिलेटिव एडवर्ब की। आप याद रखेंगे रिलेटिव एडवर्ब टॉक्स अबाउट, किसकी बात करते हैं रिलेटिव एडवर्ब, आपको रिलेटिव प्रोनाउन याद होने चाहिए, ये याद बात करते हैं व्हेन की, वेयर की, हाउ की, एटसेट्रा। ठीक है, अब इसी के साथ आपको याद रखना व्हेन इट कम्स टू इंट्रोगेटिव, ये भी बात करते हैं, it talks about why, when, where, how and so on, but it comes at the beginning। तो आपको, मुझे नहीं लगता कि अब रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के डिफरेंस में कोई दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बिगिनिंग में आते हैं, तभी तो क्वेश्चन पूछ पाएंगे अगर WH कैटेगरी बिगिनिंग पे आएगी, और रिलेटिव प्रोनाउन मिडल में कहीं भी आ सकते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आई डू नॉट नो
where he has gone. मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है. देखिए here in between, इसी को अपन बिगिनिंग में ले आए तो हम एग्जाम्पल बना सकते हैं where gone with the इंट्रोगेशन मार्क. देखिए दोनों में ही जो आपका वेयर है वो कॉमन टर्म है, लेकिन जब वेयर ने इंट्रोगेशन पूछा, आपसे क्वेश्चन पूछा, तो वो बिगिनिंग में आया, लेकिन जब वो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा था वो समवेयर मिडल में था. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हमने और देखी, ही विल कम when I will call him. मैं जब उसको कॉल करूंगा तब वो आ जाएगा. यहाँ पे when जो है वो मिडल में है, लेकिन अगर हमें when से क्वेश्चन पूछना हो, इसको इंट्रोगेशन में बदलना हो, तो इसको बिगिनिंग में लाना पड़ेगा. when in this come. देखिए बिल्कुल आपका जो when है वही है जो ऊपर था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जगह प्लेस करके मिडल से खुद को बिगिनिंग में डाला तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में चेंज हो गया. तो रिलेटिव प्रोनाउन कैन be used somewhere middle in the statement, but interrogative always come at the beginning of the statement. रहेंगे ये सेम ही WH कैटेगरी वाले. उसके बाद से देखिए आपके सामने एक टाइटल बना हुआ है, दैट इज फंडामेंटल डिफरेंसेस. जब हम एडवर्ब की बात करते हैं, एडवर्ब में कुछ टर्म्स ऐसी आती हैं, अगर आपको उनका डिफरेंस नहीं पता तो आप उनको यूज नहीं कर पाएंगे, जिसमें नॉट और नेवर सबसे पहले डोमिनेशन में आता है. नॉट एक सिंपल यूनिट होती है, आप याद रखेंगे. नॉट एक सिंपल यूनिट होती है. आप डू नॉट, विल नॉट, इज नॉट, एम नॉट आप यूज करते हैं ना, तो एक सिंपल यूनिट है. लेकिन फॉरएवर का मीनिंग, नेवर का मीनिंग होता है फॉरएवर, जिसे हम कहते हैं कभी भी नहीं. तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी, आई एम नॉट गोइंग टू मीट हिम. दैट इज मैं उससे मिलने नहीं जा रही. तो इससे कहीं अंदाजा नहीं आया कि मैं उससे कभी भी नहीं मिलूंगी. अभी नहीं जा रही, पॉसिबली थोड़ी देर के बाद चली जाऊं, कल चली जाऊं, परसों चली जाऊं. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया किसी तरीके से, दैट इज आई विल नेवर मीट हिम, तो ये परमानेंट हो गया कि मैं उससे कभी भी नहीं मिलूंगी. तो आप याद रखेंगे सिंपल यूनिट होता है नॉट, जो आपकी ऑक्सिलरी के साथ लगता है. इसके ऑपोजिट होता है नेवर, और नेवर का मतलब होता है फॉरएवर. फॉरएवर का मीनिंग आप सब समझते हैं. फॉरएवर का मतलब होता है कि ये काम कभी भी नहीं किया जाएगा, और नॉट आपकी ऑक्सिलरी के साथ लग जाता है, इतना बड़ा इशू नहीं होता. अब बात करते हैं टू मच और मच टू की. जो टू मच होता है ये नाउन के पहले लगता है, और जो मच टू होता है ये एडजेक्टिव के पहले लगता है. एग्जांपल्स बड़ी सीधी हैं. मैंने यहाँ पे लिखा टू मच पेन. पेन इज अ नाउन, इसको हमने बदल दिया मच टू पेनफुल. देखिए कितना अंतर है मीनिंग में. टू मच पेन मतलब दर्द बहुत ज्यादा है, मच टू पेनफुल का मतलब ये बहुत दर्दनाक है. अब दर्द इज अ नाउन, हमें दर्द होता है तो हम दर्द बोलते हैं, लेकिन जब हम कोई सीन देखते हैं जिसमें बिल्कुल बहुत हॉरिबल सीन है, एक्सीडेंटल सीन है, दैट इज पेनफुल, वो दर्दनाक है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टू मच डाउट, माने तुम बहुत डाउट करते हो. ओके, इसको हमने बदल दिया मच टू डाउटफुल. अब तुम्हारा कोई कसूर ही नहीं है, सिचुएशन ऐसी है, सिचुएशन इतनी रहस्यमयी है, सिचुएशन इतनी संशयवादी है कि डाउट करना जायज है. तो आप याद रखेंगे टू मच हमेशा नाउन के पहले आता है, और मच टू हमेशा एडजेक्टिव के पहले आता है. और एडजेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज को एग्जैजरेट करके बताना. उसके बाद बात करते हैं फेयरली और रादर की. ओके, फेयरली पॉजिटिव डिग्री लेता है अपने साथ में. ओके, फेयरली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री होती है. बट व्हेन इट कम्स टू रादर,
रादर कैन यूज पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव बोथ। गेटिंग? जो फेयरली होता है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री लेगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा फेयरली गुड डील, मतलब डील बहुत अच्छी है। ओके, और अगर हम इसी को पॉजिटिव में बदलें तो हम इसको लिख सकते हैं रादर गुड डील। ओके, रादर गुड डील ये भी सही है, लेकिन रादर का मतलब क्या हो गया कि किसी और के कंपैरेटिव थोड़ी बेहतर है, और फेयरली का मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, कुछ भी जो ऐसा नहीं है जो आपसे छुपाया गया हो, कुछ हिडन हो, सब कुछ सामने क्लियर है। कंपैरेटिव में इसी को बदल दीजिए, गुड का कंपैरेटिव क्या होता है? बेटर। रादर बेटर डील मतलब उससे, जो तुम्हें पहले ऑफर की गई थी उससे ज्यादा बेहतरीन है। फेयरली टॉल पॉजिटिव डिग्री, लेकिन कंपैरेटिव, अब रादर जो है वो फेयरली की तरह पॉजिटिव डिग्री लिखता है, तो यू कैन यूज सेम एग्जांपल हियर, फेयरली टॉल। व्हेन इट कम्स टू कंपैरेटिव आपको लिखना पड़ेगा रादर टॉलर, मतलब आप किन्हीं दो में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो याद रखिए, जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो स्टेटमेंट के सेंटर में आता है, सॉरी, जो रिलेटिव एडवर्ब होता है वो स्टेटमेंट के सेंटर में आता है, और बिल्कुल वैसे ही काम करता है जो जैसे रिलेटिव प्रोनाउन काम करते हैं। लेकिन जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है वो स्टेटमेंट की बिगिनिंग में आता है। रिलेटिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब दोनों ही WH कैटेगरी को फॉलो करते हैं। फिर फंडामेंटल डिफरेंसेस में आपने नॉट और नेवर में याद रखना है, नॉट सिंपल यूनिट होती है जो ऑक्सिलरी को सपोर्ट करती है, लेकिन नेवर का मीनिंग होता है कभी भी नहीं, ये फॉरएवर का सिनोनियम होता है। उसके बाद से टू मच हमेशा नाउन के पहले आएगा, लेकिन अगर उसी नाउन को एडजेक्टिव में बदलना हो तो टू मच खुद को मच टू में बदल देगा। और फेयरली अपने साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री चलाएगा, जबकि रादर पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्रीज को यूज कर सकता है। लेकिन आपको एक छोटा सा फंडामेंटल आपको याद रखना है डिफरेंस, फेयरली प्लस टू, अगर किसी तरीके से फेयरली के बाद टू लग जाए ये हमेशा गलत है, बट व्हेन इट कम्स टू रादर, रादर प्लस टू इज ओके। रादर अपने साथ टू चला सकता है, लेकिन फेयरली के बाद अगर कभी टू लिखा हुआ दिखे तो उसको हमेशा गलत कर लेना। इन पॉइंट्स पे कोई भी बहस करने जैसा या लंबा चौड़ा डिस्कशन देने जैसा पॉइंट है ही नहीं है। आपको इन पॉइंट्स को ऐसे ही याद रख लेना है जैसे ये मुझे याद है कि नॉट सिंपल यूनिट, नेवर फॉरएवर, टू मच नाउन के पहले, मच टू एडजेक्टिव के पहले, फेयरली पॉजिटिव डिग्री, रादर पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव दोनों, और फेयरली के बाद TOO कभी नहीं आएगा, जबकि रादर अपने साथ टू चला सकता है। इनको ऐसे ही आपको याद रख लेना है। लेट्स मूव कि अब नॉट और नेवर, टू मच और मच, टू, फेयरली और रादर के बाद एडजेक्टिव में या एडवर्ब में हम किन किन और चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं।